नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू किए हैं उसका जो सेट नंबर 5 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम डेली बेसिस पे 25 जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ग्रामीण परिवेश की, उनको हम डिस्कस किया करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 से लेकर 4 सेकंड तक का समय दिया जाता है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना होता है। तो यह हमारा सेट नंबर 5 है। तो चलिए आज के सेट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है कब तक, यानी कि किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सभी के लिए घर का प्रस्ताव रखा गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए आवास। यह प्रस्ताव रखा गया है 2022 तक, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो आपका सभी के लिए आवास का लक्ष्य है 2022 तक किस योजना के तहत है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना जो है जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसी का उद्देश्य है कि 2022 तक सभी के लिए जो है आवास वह उपलब्ध कराया जाएगा। यह इसका मेन मोटिव है, मेन लक्ष्य है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वर्ष 2022। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य द्वारा चयनित कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका जवाब आपको देना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मार्च 2019 तक प्रत्येक सांसद को जो है 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 3 आदर्श ग्राम बनाने का जो लक्ष्य है वह दिया गया था प्रत्येक सांसद को इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं आगे की अगर हम बात करें तो इसके बाद मार्च 2019 के बाद जो है 5 और गांवों का प्रतिवर्ष जो है चयन किया जाएगा और उनका जो विकास है, विकास का जो कार्य है उनका 2024 तक पूरा किया जाएगा। यानी कि मार्च 2019 के बाद प्रत्येक वर्ष 5 गांवों का चयन किया जाएगा और उनका जो विकास का कार्य है वह 2024 तक पूरा किया जाएगा इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को शुरू किया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को इस सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, किसके जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है। आपको बताना है कि किस योजना के तहत 2022 तक देश के 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। यानी कि जो आपके 3 करोड़ पंप हैं देश के, उनको बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने का जो लक्ष्य है किस योजना के तहत रखा गया है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस योजना का नाम है आपका कुसुम योजना। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपकी कुसुम योजना है इसके तहत वर्ष 2022 तक देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 करोड़ पंपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, कुसुम योजना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। किस राज्य सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2018 को गोवर्धन, यहाँ पे गोवर्धन नहीं गोबर है, यहाँ पे गोवर्धन है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा गोवर्धन योजना को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करने से था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 5 फरवरी 2018 को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 2018 को गोवर्धन योजना को लॉन्च किया गया था हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इस गोवर्धन योजना का उद्देश्य था किसानों की आय में वृद्धि करना। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा योजना के तहत जंगली क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? इसका जवाब दीजिए आप।
तो हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा मनरेगा योजना के तहत जंगली क्षेत्रों में रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं उनको 50 दिन का जो अतिरिक्त रोजगार है वह दिया जाता है। यानी कि मनरेगा के तहत जो है स्कीम है, जो मनरेगा आपकी है, मनरेगा के तहत जो आपके मैदानी एरियाज उनमें तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का मिनिमम रोजगार देना ही देना है। लेकिन जो जंगली एरियाज हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के परिवार रहते हैं उनको प्लस 50 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है, यानी कि टोटल उनको 150 दिन का रोजगार मिलता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, यानी कि 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार उनको दिया जाता है मनरेगा योजना के तहत। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आपसे पूछा गया है, क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो शेर जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। इस कार्यक्रम को शुरू कब किया गया था? तो 25 सितंबर 2014। डेट आप याद रखिएगा योजनाओं की, 25 सितंबर 2014 को आपका जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो है शेर। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 25 सितंबर 2014। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से लेके 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे उनको सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो उपयोगी प्राथमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 से लेके 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से आपका कौन सा कार्यक्रम था? तो इसमें से आपका जो JRY कार्यक्रम था वह इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी आपके जो तीनों कार्यक्रम है IRDP का मतलब होता है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, और इसके बाद ट्राइसेम सम्मिलित किया गया था इसमें, और इसके बाद ड्वाकरा जो था, ड्वाकरा का पूरा नाम होता है ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना। ये तीनों योजनाएं तो आपकी सम्मिलित थी इसमें, लेकिन आपका JRY जो योजना थी वह सम्मिलित नहीं थी। आइए इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। यह जो आपकी योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। इसके पूर्व में जो 6 योजनाएं चली आ रही थी उनको इसमें विलय करके जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये 6 योजनाएं क्या क्या थी आइए देख लेते हैं इनको। यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन है यहाँ पे इस योजना के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत है 1 अप्रैल 1999 में पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का विलय कर किया गया था। और ये 6 योजनाएं कौन कौन सी थी? तो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जिसको हम IRDP कहते हैं, IRDP, ट्राइसेम हो गया, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना ड्वाकरा हो गया, 10 लाख कूप योजना हो गई, उन्नत टूल किट योजना हो गई, और छठी आपकी योजना है गंगा कल्याण योजना। यानी कि इन 3 योजनाओं का विलय करके शुरू किया गया था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को। फिर आगे चलकर 2011 में इस योजना को पुनर्गठन किया गया था। यानी कि आपकी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी इसका जून 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे एग्जाम में यह डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आगे चलकर आपकी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी इसको जो है पुनर्गठन किया गया था जून 2011 में, और इसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को हमने डिस्कस कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस अनुभाग के अंतर्गत जो है राजस्व वसूली से संबंधित कार्य किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह कौन सा अनुभाग है जिसके तहत जो है आपका राजस्व वसूली से संबंधित कार्य किया जाता है? तो अनुभाग जो आपका है आपका 7 है, राजस्व अनुभाग 7 के अंतर्गत जो है राजस्व वसूली से संबंधित जो मामले वो देखे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व अनुभाग 7। राजस्व जरीब की लंबाई यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो राजस्व जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी रेवेन्यू चेन होती है, जो राजस्व जरीब होती है, इसकी जो कुल लंबाई है वो
33 फीट होती है। कितनी? तो 33 फीट होती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राजस्व जरीब की लंबाई आपकी 33 फीट होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको सम्मिलित किया हुआ है। तो आपका जो खसरा होता है, खसरा में टोटल आपके 22 खाने होते हैं। कितने? तो खसरा में जो है आपके 22 खाने होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खसरा में कुल 22 खाने होते हैं। और इसके बाद खतौनी में कितने खाने होते हैं हमसे पूछा गया है। तो खतौनी में आपके 13 खाने होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, खसरा में 22 खाने और खतौनी में आपके 13 खाने होते हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राजस्व अनुभाग जो 8 है, यानी कि जो आपका लखनऊ का जो राजस्व अनुभाग 8 है, उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किस कार्य के संपादन से है, आपसे पूछा गया है। तो राजस्व अनुभाग 8 यह किस कार्य से संबंधित है? तो इसका जो कार्य है वह चकबंदी संबंधित कार्य है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, चकबंदी संबंधित जो कार्य संपादित किया जाता है वो किया जाता है आपका राजस्व अनुभाग 8 के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। वही जमींदारी उन्मूलन संबंधित कार्य किस राजस्व अनुभाग से संबंधित है? तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे आपका जमींदारी उन्मूलन का जो कार्य है वो राजस्व अनुभाग 1 से संबंधित है। जो लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालय का राजस्व अनुभाग 1 है, उसका संबंध जमींदारी उन्मूलन संबंधित कार्यों से है। और इसके बाद ग्राम पंचायत में निहित भूमि संबंधित कार्य कौन सा अनुभाग देखता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ग्राम पंचायत में निहित भूमि से संबंधित जो कार्य वो प्रशासनिक कार्यालय जो लखनऊ है उसका जो अनुभाग 2 है वह देखता है। तो राजस्व अनुभाग दो जो है ग्राम पंचायत में निहित भूमि संबंधित कार्य देखता है। और वही राजस्व अनुभाग 1 जो है आपका जमींदारी उन्मूलन संबंधित कार्य देखता है। वहीं आपका जो राजस्व अनुभाग 8 है वह कौन सा कार्य देखता है? तो वह चकबंदी संबंधित कार्य देखता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बताना है, जमींदारी उन्मूलन, राजस्व ग्रामों का सृजन तथा भूमि व्यवस्था लागू करने का कार्य कौन संपादित करता है? यहाँ पे राजस्व अनुभाग दिए गए हैं, आपको बताना है। तो ये सभी जो कार्य हैं, जैसे आपका कार्य क्या हो गया, जमींदारी उन्मूलन, उसके बाद राजस्व ग्रामों का सृजन, उसके बाद भूमि व्यवस्था लागू करने संबंधित जो कार्य हैं, यह देखता है आपका लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय का जो अनुभाग 1 है वह, यानी कि आपका अनुभाग 1 राजस्व अनुभाग जो 1 आपका है वही यह कार्य देखता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व अनुभाग 1। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली बेसिस पर सॉल्व किया करिए। अभी तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, यह हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसका अभ्यास आप डेली बेसिस पर करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में जिला शब्द का जो प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में जो जिला शब्द है इसका जो प्रयोग है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 233 में जो है जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित यह प्रश्न है। आपको बताना है कि ग्राम विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आगे बात करेंगे, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1974 में जो है आपका ग्राम विकास विभाग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसीज हुआ, इसका नाम आगे कितनी बार बदला गया और इसका नाम फाइनली बदल कर क्या कर दिया गया, इसके बारे में ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण डेटा है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको उठाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आता है। यानी कि जो आपका ग्रामीण विकास विभाग था जो जिसकी स्थापना अक्टूबर 1974 में की जाती है, यह ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आता है। फिर इसके बाद 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का जो दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय के नाम कर दिया। यानी कि आगे चलकर 1979 में जो आपका ग्रामीण विकास विभाग था इसका नाम जो है
ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया जाता है। फिर इसके बाद समय आता है आपका जनवरी 1985 का, जो जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया, जिसे बाद में सितंबर 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया। फिर बाद में इसमें चेंज आता है 5 जुलाई 1991 को। फिर 5 जुलाई 1991 को इस विभाग को पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। फिर 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। फिर फाइनली आपका मार्च 1995 में इस मंत्रालय का नाम पुनः बदलकर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय रखा गया और इसमें 3 विभाग शामिल किए गए। ये 3 विभाग कौन कौन से थे? तो ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और बंजर भूमि विभाग। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में मैं आशा करता हूँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, और जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को कहा जाता है मुकाम। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकाम कहा जाता है। जहां से आपकी जरीब लाइन शुरू होती है और समाप्त होती है उसको हम मुकाम के नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत है यह कब की गई थी? तो वर्ष 2007-8 के दौरान जो है आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जो भारत है वो गांव में बसता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत जो है वह गांव में बसता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? आपसे पूछा गया है। तो आपका जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यह ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही, 51% भूभाग पर जो है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तथा इसको शुरू किसने किया था? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। किसने? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। तथा पहली बार प्रायोगिक तौर पर इस व्यवस्था को शुरू किया गया था तमिलनाडु के 12 महल से। कहाँ? तो तमिलनाडु में एक जगह थी 12 महल, यहीं से जो है प्रायोगिक तौर पर इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 को जो है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। मिड डे मील के तहत जो आपका मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, यानी कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? यानी कि मध्याह्न भोजन के लिए जो प्रबंध है और वित्तीय व्यवस्था है वह किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मध्याह्न भोजन का प्रबंध और उसकी जो वित्तीय व्यवस्था करता है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इंडियन विलेज सर्विस का प्रारंभकर्ता यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन विलेज सर्विस का प्रारंभकर्ता इसमें से कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनका नाम है WH वीसर। WH वीसर के द्वारा जो है इंडियन विलेज सर्विस की शुरुआत की गई थी। कब? तो 1945 में। वर्ष भी आपको याद रखना है, वर्ष 1945 में जो है आपकी इंडियन विलेज सर्विस शुरू की गई थी। इंडियन किसके द्वारा? तो सर WH वीसर के द्वारा। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी शुरुआत की थी? तो श्री निकेतन योजना की जो शुरुआत है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1920 में की गई थी। 1920 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन योजना की शुरुआत की थी। वहीं सेवाग्राम की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में की गई थी। और इसके अलावा सर डेनियल हैमिल्टन ने जो है आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी 1903 में। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। काम के बदले अनाज का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह कब शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो काम के बदले अनाज का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था यह कब शुरू किया गया था? तो काम के बदले अनाज का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था यह शुरू किया गया था आपका 2004 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 2004 ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक की बात हो रही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हो रही है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा 2 अक्टूबर 1975 को। कब? तो 2 अक्टूबर 1975 को पहली बार भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो 5 था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।